नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है आज की हमारी कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हम जो वाक्य है उसका कर रहे थे अध्ययन। वाक्य में हमने रचना के आधार पर जो वाक्य है उनका अध्ययन कर लिया था। आज हमारे अध्ययन का विषय है मिश्रित वाक्य, अर्थात जो मिश्र वाक्य या जो मिश्रित वाक्य हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। और जो मिश्रित वाक्य में किस प्रकार से उसके जो उपभेद हैं उनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। पिछले वाला जो भी है आपके तीनों के तीनों जो आपके सरल वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं और जो आपका संयुक्त वाक्य हैं, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि जो मिश्रित वाक्य है उसका एक बार और फिर क्रम से हम क्या करेंगे, उनके जो उपवाक्य हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। यह चर्चा हमने हमारी पिछली कक्षा में कर ली थी कि जो मिश्रित वाक्य है उसमें एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। एक होता है उसमें प्रधान वाक्य और दूसरा क्या होता है उसमें आश्रित उपवाक्य। ठीक है। फिर देखिए, इसमें इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर क्या होता है, आश्रित होता है, निर्भर होता है प्रधान वाक्य पे। ठीक है। ये संकेतवाचक वाक्य भी की भांति होते हैं, अर्थात यह संकेतवाचक वाक्य की भांति होते हैं। फिर देखिए, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, अर्थात जो उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेष बात ध्यान रखनी बेटा कि जो उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात जो योजक हैं उनके माध्यम से क्या होते हैं, यह आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए कौन कौन से योजक हैं जिनके माध्यम से आपस में यह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए आपके जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि, अर्थात यह क्या है, आपके योजक चिन्ह है। इनके माध्यम से आपके जो भी मिश्रित वाक्य है वह मिश्रित वाक्य में जो प्रधान वाक्य हैं और जो आश्रित वाक्य है वह क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि जब तब का किस में होता है, जहाँ वहाँ किस में होता है। जब हम पढ़ेंगे आपके जो क्रिया, जो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है उसके जब भेद पढ़ाऊंगा आपको मैं उस समय। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है कि अगर आपको वाक्य में कहीं दिखे जब, जो, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि, अगर आपको जहाँ पे दिखे तो वह आपका वाक्य होता है, कौन सा होता है, आपका मिश्रित वाक्य होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे। उदाहरण है आपका पहला, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। ठीक है। जब गीता ने क्या की, मेहनत की, तब वह क्या आई, प्रथम आई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा तो आपका कौन सा है, प्रधान वाक्य है और कौन सा क्या है इसमें उपवाक्य है। ठीक है। इसमें कौन सा प्रधान वाक्य है और कौन सा इसमें क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। तो देखिए इसमें जब गीता ने मेहनत की, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वाक्य में कहीं पर भी दिखे, क्या दिखे, जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की। ठीक है। यह आपके जब तब है, यह साथ में आते हैं, जहाँ वहाँ ये भी साथ में आते हैं। ठीक है। तो बताऊंगा अभी आपको, तो समझिए इसमें जहाँ, जब गीता ने मेहनत की, तो यह क्या है आपका, यह आपका आश्रित उपवाक्य है। यह क्या आपका आश्रित उपवाक्य है। और तब वह प्रथम आई, यह क्या आपका प्रधान उपवाक्य है। यह क्या आपका प्रधान उपवाक्य है। तो विद्यार्थियों, आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। बात रखने वाली बात है, ध्यान है आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है कि आपको वाक्य में क्या दिखे, जब दिखे, क्या दिखे वाक्य में, जब दिखे। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि इसमें तो तब भी आया है, यह क्यों नहीं है। यह इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है कि जब हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य में जो क्रिया विशेषण है उसके उपवेद, तो उसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं, अर्थात भेद में जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। उस समय मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कालवाचक क्रिया विशेषण में जब और तब है वो दोनों साथ साथ में आते हैं, और जो आश्रित उपवाक्य है उसका प्रारंभ किससे होता है, जब से होता है, तब से नहीं होता। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए,
जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो इसमें देखिए जो छात्र परिश्रम करते हैं यह क्या हो गया आपका, यह आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, यह क्या होगा, हो गया आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। और वे ही सफल होते हैं, यह क्या हो गया आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो यह क्या है आपका, यह मिश्रित वाक्य का वाक्य है। फिर देखिए जैसे ही सूर्योदय हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है। यह क्या है बच्चों आपका आश्रित उपवाक्य है। और चारों तरफ क्या छा गया, हाँ अंधेरा छा गया, यह क्या आपका प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, फिर देखिए यद्यपि वह दुबला है, देखिए यद्यपि वह क्या है, दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यद्यपि वह दुबला है, यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, और तथापि वह ताकतवर है, यह क्या आपका प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, फिर देखिए पांचवा उदाहरण है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि क्या है, वह बीमार है। यह क्या है आपका, क्योंकि वह बीमार, यह आपका आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपके मैं जो बताया है वह समझ में आया होगा। ठीक है, कि अगर आपको जहाँ पे भी वाक्य में क्या दिखे, जब, जो, तब, जहाँ वहाँ, कि, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि हो, वह आपके वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके चित्र से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम उपवाक्य। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं। एक वाक्य में क्या होते हैं, अनेक उपवाक्य होते हैं। आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा सर उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक वाक्य में अनेक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, जिनमें एक प्रधान तथा शेष क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। एक तो होता है प्रधान और एक होता है आश्रित। ठीक है, प्रधान पर क्या होता है, यह निर्भर होता है। ठीक है, मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है, अर्थात जो मुख्य आपका उपवाक्य है उसकी क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है। अगर आश्रित उपवाक्य की क्रिया आ रही है तो वह मुख्य इसमें नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जो मुख्य उपवाक्य है उसी की क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है। ठीक है, आपका मुख्य उपवाक्य है उसी की क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है। फिर देखिए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय। अब देखिए जो आपके आश्रित उपवाक्य हैं उनका जो प्रारंभ प्राय किससे होता है, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से इसका जो प्रारंभ है वो होता है, किसका होता है, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ है वह होता है। नोट करने वाली बात है बेटा ये है, आपको नोट करने वाली बात है कि जो आश्रित उपवाक्य हैं उनका प्रारंभ किससे होता है। ठीक है, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से क्या होता है, इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखिए जिस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। अब देखिए यहाँ पर गीता अब तक ठीक नहीं हुई, यह क्या है आपका, यह आपका प्रधान वाक्य है। यह क्या है आपका प्रधान वाक्य है, क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। यह देखिए आपका यह आ गया आपका योजक चिन्ह, अर्थात क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली, यह क्या आपका आश्रित उपवाक्य है। यह कौन सा है बच्चों, आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं हम मिश्रित वाक्य में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न आपको इसी में से पूछा जाता है कि जो मिश्रित वाक्य है उसमें जो आश्रित उपवाक्य हैं उसके कितने प्रकार हैं। तो बच्चों कितने प्रकार है उसके, 3 प्रकार हैं। पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। विस्तार पूर्वक हम अच्छी तरह से तीनों की तीनों जो आपके मिश्रित उपवाक्य के जो भेद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, आश्रित उपवाक्यों का। तो देखिए इसमें पहला है संज्ञा उपवाक्य। पहला कौन सा है बच्चों, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना कुछ नहीं है, ध्यान रखने वाली बात आपको छोटी सी चीज़ है इसमें जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात यह जो उपवाक्य है संज्ञा उपवाक्य, यह प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, प्रयुक्त होता है, अर्थात काम में लिया जाता है। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करता है, अर्थात यह वो जो वाक्य है उसमें क्या करता है, संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
कि यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात जहाँ पर आपको क्या दिखे बच्चों, जहाँ पर आपको की योजक चिन्ह दिखे और इसके बाद में जो भी आपका वाक्य लिखा होगा वह आपका कौन सा होगा, वह आपका आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण, कृष्ण ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। कृष्ण ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। अब देखिए इसमें कृष्ण ने कहा, यह तो क्या हो गया आपका, यह तो आपका प्रधान वाक्य हो गया, और कि वह खाना नहीं खाएगा यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है। यह क्या है बच्चों आपका आश्रित उपवाक्य है। तो देखिए फिर दूसरा उदाहरण है, राधा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। अर्थात राधा ने कहा, यह क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है, और कि युद्ध में जीतना कठिन है यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य। अर्थात आपको तो ऐसा ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको वाक्य में क्या दिखे, छोटी की दिखे, ठीक है, छोटी की दिखे वह उसके बाद का जो भी वाक्य होता है वह कौन सा होता है आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे कि एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है यह कि यह कौन सा है, तो की के बाद का जो भी है वाक्य वह कौन सा होता है आपका वह आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि यह बात आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे देखते हैं हम विशेषण उपवाक्य हैं, ठीक है। विशेषण उपवाक्य में देखिए संज्ञा उपवाक्य आपके आगे कि आपको की का ध्यान रखना है। वाक्य में जहाँ आपको क्या दिखे, की दिखे, वह कौन सा होता है आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। आगे देखिए विशेषण उपवाक्य महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा उपवाक्य में क्या हो रहा था, यह वाक्य की संज्ञा का काम करता है, लेकिन विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है विद्यार्थियों। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखो, यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देता है, ठीक है। तीसरा देखिए, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम जो जिसके जिसने जिसे आदि शब्दों से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कि यह जो आपका है वह क्या होता है इसमें जो आपका विशेषण उपवाक्य है उसमें जो आ गया, जिसके आ गया, जिसने, जिसे आदि शब्दों से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और सभी जो कारक चिन्ह है वह इसमें आ सकते हैं। अर्थात आपके कारक चिन्ह भी क्या हो सकते हैं इसमें आ सकते हैं। जैसे कि जो, जिसके साथ में क्या हो गया, के जुड़ गया, और जिसके साथ में क्या जुड़ गया यहाँ पर ने, तो यह क्या है आपके कारक चिन्ह ही तो है, ठीक है। अर्थात आपको जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्द जहाँ पर दिखे आपको वाक्य में वह कौन सा होगा आपका विशेषण उपवाक्य होगा। कौन सा होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। देखिए उदाहरण, उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। तो इसमें देखिए आपका वाक्य है कि किस प्रकार से जो मैंने जो योजक चिन्ह बताए हैं आपका उनका कहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विशेषण करे गए, यहाँ पर क्या करेगा, विशेषण उपवाक्य का जो बोध है वो हमें करवाएगा और इसमें संज्ञा और जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताएगा। अब देखो यहाँ पर लड़का क्या है, लड़का यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, और उस यहाँ पर उस क्या है यहाँ पर आपका सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कि उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो लड़का है वो जातिवाचक है, और किस प्रकार से यहाँ पर उस यानी संकेत कर रहा है कि अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। अब यहाँ पर जो बाहर आया है यह क्या है, उसकी विशेषता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला उदाहरण है, यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था, ठीक है। तो यह वही औरत है, यह क्या है आपका प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। और जिसने कल सामान चुराया था यह क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। फिर देखिए जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें देखो जो मेहनत करता है यह आपकी बार जो आश्रित उपवाक्य है आपका विशेषण वह क्या आ गया, पहले आ गया, इसलिए यह आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और वह सफलता प्राप्त करता है यह क्या आपका प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार क्या रखना है, ध्यान रखना है।
तो आपके जो विशेषण उपवाक्य है उसमें जो आश्रित उपवाक्य और जो प्रधान उपवाक्य हैं उनका जो ज्ञान है करना वो अच्छी तरह से आ गया है। आगे देखते हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी तरफ एक बार आप, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। इन उपवाक्यों से क्रिया के गठित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। ठीक है, तो देखिए यह इसके उपवेदी हैं, ये हैं इसके क्या है, उपवेद है कि रीतिवाचक, समयवाचक है, दिशावाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है इत्यादि क्या है इसके उपभेद हैं। तो यह उपवाक्य क्रिया के गठित होने की रीति यानी ढंग बताता है, उसका समय बताता है, उसकी दिशा बताता है, उसका स्थान और उसका क्या बताता है, परिमाण है वो बताता है। तो विद्यार्थियों यह क्या है यह इसके चार उपभेद हैं। पहला है आपका रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है आपका दिशावाचक, चौथा है स्थानवाचक और समयवाचक। और यह देखिए वापस एक बार रीतिवाचक, पहला कौन सा आपका रीतिवाचक, दूसरा है समयवाचक, तीसरा है दिशा, स्थान और परिमाणवाचक। ठीक है, तो यह इस प्रकार क्या बताते हैं, इसके जो उपभेद है वो बताए गए हैं। आपका इसमें स्थानवाचक और आपका जो कालवाचक है और इसमें रीतिवाचक और परिमाणवाचक, यही इसके क्या है, चार उपभेद हैं। ठीक है, आपका इसमें दिशावाचक नहीं है। ठीक है, यह इसी प्रकार बताया गया है कि जब दिशा वगैरह का हम यहाँ पर क्या करेंगे, संकेत वगैरह करेंगे तो वहाँ पर दिशावाचक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रिया विशेषण है उसके उपभेद कितने होते हैं, तो उसके कितने होते हैं, चार। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है समय या कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा कौन सा आपका, परिमाण वाचक। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, इसमें सूचना दी जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, एक बार उदाहरण देखने से पहले एक बार आपको मैं बता देता हूँ इसमें कि जो रीतिवाचक है उसमें क्या कुछ बताया जाता है। रीतिवाचक में देखिए विद्यार्थियों, रीतिवाचक में आपका आता है जब और तब, जब और तब। नोट कर लीजिएगा, आपकी जो नोटबुक वगैरह है उसके अंदर इतना लिखना संभव नहीं होगा इसमें। तो देखिए जो रीतिवाचक है वह बताता है आपको समय का बोध कराता है, और इसमें क्या आता है, जब तब। क्या आता है इसमें, जब तब। जैसे कि आप अपनी नोटबुक में वाक्य बोल रहा हूँ वो आपको नोट करना है। वाक्य है, जब शरीर में कोई रोग हो, अल्प विराम, तब किसी काम में मन नहीं लगता। जब किसी काम में मन नहीं लगता। ठीक है, तब किसी काम में क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। वापस वाक्य बोल रहा हूँ, जब शरीर में कोई रोग हो तब किसी काम में मन नहीं लगता। तो देखिए इसमें जब शरीर में कोई रोग हो, यह क्या होगा आपका, यह होगा आपका आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य यह हो जाएगा। जब शरीर में कोई रोग हो, यह क्या हो जाएगा आपका, वापस बोल रहा हूँ, यह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, और यह तब किसी काम में मन नहीं लगता, यह क्या हो जाएगा आपका, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यह बात आपको नोट करनी है। अगला देखिए, इसका दूसरा जो उपभेद है वो है स्थानवाचक। कौन सा है, स्थानवाचक। ठीक है, तो स्थानवाचक में क्या आता है, स्थानवाचक में आता है आपका, स्थानवाचक बता रहा हूँ, नोट करना है आपको। और स्थानवाचक में जहाँ वहाँ क्या आता है, जहाँ वहाँ। ठीक है विद्यार्थियों, जहाँ वहाँ। अब देखिए जहाँ से जो वाक्य है प्रारंभ होगा वो तो क्या होगा आपका आश्रित, और वहाँ से होगा वो क्या होगा आपका प्रधान। जैसे कि उदाहरण बोल रहा हूँ, उदाहरण है आपका, जहाँ मन में पवित्रता होती है, जहाँ मन में पवित्रता होती है, अल्प विराम, वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। तो देखो जहाँ मन में पवित्रता होती है, यह क्या है आपका, यह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, यह वैसे तो अव्यय है आपके। ठीक है, तो देखिए इसमें अगला है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या आता है,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है आपका जैसे वैसे। क्या आएगा? जैसे वैसे। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे वैसे। तो इसमें देखिए उदाहरण बोल रहा हूँ, जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही बरसात या जो बारिश है वो होने लगी। जैसे ही घर से बाहर निकला अल्प विराम वैसे ही बारिश होने लगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही क्या होने लग गई? बारिश होने लग गई। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका आश्रित जो उपवाक्य है वो कौन सा होगा? जैसे ही घर से बाहर निकला, यह क्या हो जाएगा? आपका आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है वो। तो इसमें देखिए परिमाणवाचक में क्या होता है? जितना उतना। ठीक है, जितना उतना, जितना उतना। तो देखो विद्यार्थियों वाक्य बोल रहा हूँ, जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। जितना परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। तो देखो इसमें जितना परिश्रम करोगे यह क्या है आपका? यह आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो मैंने आपको 4 क्रिया विशेषण उपवाक्य के जो उपभेद हैं वो बताए हैं, उनको ध्यान रखना है और उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है उदाहरण सहित। और जो भी मैंने इसमें उपवाक्य बताए हैं, इसमें मैंने आश्रित वाक्य बताए हैं, उनको आपको विशेष रूप से लिखने का जो कार्य है वो करना है। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम जो उदाहरण है उनकी ओर। यहाँ पर मेरा बताने का उचित उद्देश्य यह था इन चारों का, कि यह चारों के चारों क्या हो जाए? आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने इन चारों को जो इनके वाचक चिन्ह हैं उनके माध्यम से आपको बताने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी क्या नहीं समस्या नहीं होगी। ठीक है, वाक्य है आपका जैसे वह करता है वैसे कोई, जैसे वह करता है वैसे कोई नहीं करता। जैसे वह करता है वैसे कोई नहीं करता। तो देखिए जैसे वह करता है यह क्या आपका? यह आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यह क्या आपका? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अगर आप यह इनके उपभेद ना लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधा अगर आप लिख रहे हो कि यह क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य है, तो भी इसमें गलती वाली कोई बात है वो नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए जहाँ वह रोज जाता है वह मेरा घर है। ठीक है, तो जहाँ वह रोज जाता है, तो जहाँ का क्या है? देखिए यहाँ पर जहाँ यानी स्थान। ठीक है, जहाँ मैं बताया था ना आपको, जहाँ यानी स्थान। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? यह आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। वह मेरा घर है, यह क्या हो जाएगा? आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपके जो मिश्रित वाक्य है, जो आपका मिश्र वाक्य थे, उनके चारों तीनों के तीनों जो उपभेद हैं वह क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। पहला उपभेद कौन सा था आपका? पहला उपभेद था आपका पहला उपभेद कौन सा था आपका? पहला था आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा था विशेषण उपवाक्य और तीसरा कौन सा था आपका? क्रिया विशेषण उपवाक्य। वापस दोहरा रहा हूँ, पहला था आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा कौन सा था आपका? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया कि जो आपका संज्ञा उपवाक्य है उसमें आपको क्या रखना है? जो की है उसका ध्यान रखना है। विशेषण उपवाक्य में जिसका, जिसकी, जिसके और जो कारक चिन्ह है उनका क्या रखना है? ध्यान रखना है। जहाँ से कारक चिन्ह लग गया अर्थात जिसका, जिसकी, जिसके लग गया, जो लग गया वह कौन सा होगा? आपका विशेषण उपवाक्य होगा। और जहाँ पर आपको छोटी की मात्रा दिखे और उसके बाद का जो भी वाक्य होगा वो कौन सा होगा? आपका आश्रित अर्थात संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। और क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है मैंने उनमें बताया आपको कि क्रिया विशेषण उपवाक्य के चार उपभेद हैं। पहला है आपका कालवाचक, जब तब, स्थानवाचक, जहाँ वहाँ, रीतिवाचक जैसे वैसे, और परिमाणवाचक जितना उतना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। आगे की जो हमारी कक्षा होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको वाक्य परिवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से हम क्या करेंगे? वाक्य परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ तक आपके 3 नंबर हैं वह पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं। पहला नंबर आपका वाक्य की परिभाषा और वाक्य की प्रकार रचना के आधार पर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरा हो गया कि जो वाक्य हैं उनमें आपको पहचानना है कि साधारण वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और जो मिश्रित वाक्य है वो कौन सा है।
तीसरा नंबर जो आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य का जो भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या जो क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं, उनको आपको पहचानना है, तो वह भी आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। इस प्रकार आपको हमने 3 नंबर का जो भी हमारा कार्य है वो पूर्ण कर लिया है। आगे का जो 1 नंबर का वाक्य परिवर्तन का जो कार्य है वो हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तो विद्यार्थियों में आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक वगैरह है उनसे और आप अभ्यास करें और उनका सहारा लें, और जो भी डाउट वगैरह है वो आप पूछते रहें, जिससे कि आपकी जो भी अध्ययन की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से आपको समझ में आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।